एक इंजीनियर लड़की होती है जिसका कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद पुलिस के रडार में 4 किरदार होते हैं। लेकिन पुलिस ये तय नहीं कर पा रही थी कि इन चारों में से असली कातिल कौन है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली लड़की का मर्डर क्यों कर सकता है। जो 4 रडार में नाम होते हैं वो कोई आम नाम नहीं होता है। एक में माँ का नाम होता है और एक में पिता का और एक में बॉयफ्रेंड का और एक ही में अफेयर होता है, उसका भी नाम पुलिस में दर्ज होता है कि इन चारों में से कोई एक ने उस लड़की का मर्डर किया है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कातिल सामने होता है और पुलिस को बताता भी सब चीज़ है, लेकिन पुलिस फिर भी उसका कुछ नहीं कर पाती है और उसके बाद ये केस आज तक चल रहा होता है और कभी भी कातिल पकड़ा ही नहीं जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सबूत रहते हैं, जो गवाह रहते हैं, उससे ये लग रहा होता है कि कातिल वही है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। तो चलिए पूरी इस घटना को कहानी के माध्यम से सुनाएंगे, बताएंगे सच्ची घटना है आप लोग को। आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। और आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सच्ची कहानियाँ अगर आप सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना मुंबई 2007 से शुरू होती है। कहानी 2007 की स्नेहल गंवारे की है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही होती है अंधेरी में और कॉलेज का नाम वल्लभ भाई पटेल रहता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही होती है, सेकेंड ईयर की छात्र होती है। और जो पिता होते हैं, पिता का नाम हिंदू राव गंवारे होता है और माता का नाम कल्पना गंवारे और एक बहन होती है जिनका नाम शीतल होता है, जो लंदन में पढ़ाई किया करते थे। पिता जो रहते हैं बैंक में काम किया करते थे और माँ जो रहती है वो टीचर रहती हैं। हमेशा एक ही रूटीन रहता है इन लोगों का कि सुबह जो रहता है सबसे पहले जो स्नेहल होती है वो कॉलेज चली जाती है, फिर उसके बाद माँ चली जाती है, फिर उसके बाद पिता चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में सबसे बाद पिता आते हैं 7 बजे, उससे पहले 5 बजे 4:30 बजे माँ आती है और सबसे पहले स्नेहल 3:30 या 4 बजे कॉलेज से वापस आ जाती थी। यही रूटीन रहता है हमेशा की। बात 19 जुलाई 2007 की सुबह सुबह की है, जब सब लोग ऐसे ही चले जाते हैं अपने अपने जॉब पढ़ाई करने और माँ पढ़ाने चली जाती हैं और पिता बैंक में चले जाते हैं। शाम के टाइम 4 बजे जब माँ वापस आती है तो देखती हैं कि घर का दरवाजा बाहर से कुंडी लगा हुआ है और बाहर से कुंडी लगा हुआ है, लेकिन उसका जो चप्पल रहता है वो बाहर ही पड़ा रहता है, घर के बाहर पड़ा रहता है। कुंडी खोलती है और सोचती है कि बेटी कुंडी लगा कहाँ चली गई, लेकिन उसका चप्पल तो बाहर है। अंदर जाकर देखती हैं तो हाल में एक गिलास पानी रहता है और स्नेहल को भी खोजती हैं, इधर उधर स्नेहल नहीं मिलती है। तब वो कहती है कि कहीं ना कहीं बेटी चली गई होगी, चाहे किसी से मिलने, लेकिन चप्पल बाहर रहता है और कुंडी बाहर से बंद रहता है, तो ऐसे स्नेहल कहीं जाती नहीं है। अब 4 से 5 बज जाता है, 5 से 6 बज जाता है। अब 7 बजने को टाइम आ गया रहता है। तभी जो पिता रहते हैं हिंदू राव गंवारे, वो घर में आते हैं और आने के बाद स्नेहल की माँ जो रहती है कल्पना, वो कहती है कि हमारी बेटी तो मिल नहीं रही है और उस टाइम में आई थी, ऐसे ऐसे घर में देखी और कहाँ चली गई। उसके बाद पिता जो रहते हैं जाके आस पड़ोस में पूछते हैं, रिश्तेदारों से कुछ पूछते हैं, वहाँ पे तो बेटी नहीं गई है। कोई कहता है कि हमें कुछ मालूम नहीं है। रात को 10 बज जाता है। अब रात को 10 बजने के बाद जो पिता होते हैं और कुछ लोग उनके पड़ोसी होते हैं और माँ के भी जो टीचर लाइन में, तो लोग भी घर पे आ गए रहते हैं क्योंकि बेटी गायब है। जाके ये लोग पुलिस स्टेशन में, डोंगी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि इनकी बेटी गुम हो गई है आज ही से, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा जाता है। और उसके बाद एक घर में ही बैठी रहती हैं। बैठने के बाद पूरी रात ये लोग इंतजार करते हैं टेंशन के मारे, और भी कुछ कलीग आ गए रहते हैं कंपनी से और बैंक से भी। और जो पिता होते हैं ये हाल में बैठे होते हैं जहाँ पे पानी का गिलास मिला था, और माँ जो बेडरूम में रहती है अपने कुछ दोस्त लोग के साथ में। अब रात पूरा बीत जाती है, सुबह सुबह का टाइम आ जाता है। सुबह 5 बजे की बात रहता है जब माँ चीखने और चिल्लाने लगती है रूम से। तुरंत जो पिता नीचे बैठे रहते हैं और जो उनके दोस्त लोग रहते हैं दौड़ते हुए रूम में जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ। माँ धीरे से इशारा करती है, एक बेड रहता है, उसी बेड के ऊपर ये माँ लोग बैठी रहती हैं। जब बेड को धीरे से खसकाते हैं, देखते हैं तो बेटी स्नेहल उसी के अंदर पड़ी रहती है। हाथ पीछे की तरफ बांधा हुआ रहता है और मुंह में कपड़ा ठूसा गया रहता है। तुरंत बेटी को निकालते हैं पिता और उठाने के बाद तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन नज़दीकी हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर लोग कहते हैं इनकी तो मौत हो चुकी है। अब उसके बाद पुलिस को भी खबर दिया जाता है। जिस पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया था, अब वो
केस को चेंज कर दिया जाता है, अब मर्डर केस में हो जाता है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं पीछे हाथ बंधा हुआ है, मुंह में कपड़ा ठूसा गया है, तो कोई अपने आप तो कर नहीं सकता। हो सकता है कि और हो ना हो कहीं ना कहीं मर्डर ही रहता है, और उसको उसके बेड के अंदर ही डाल दिया गया रहता। मतलब जिस बेटी को घर वाले पूरे पुलिस स्टेशन में और इधर उधर खोज रहे थे, वो घर के अंदर बेड में पड़ी हुई थी। अब पुलिस सबसे पूछताछ करना चालू कर देती है, घर के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, कॉलेज से कब आई स्नेहल, कहाँ जाती थी, सब चीज़ बताते हैं। लेकिन इधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि जो स्नेहल लगती है, इसका दम घुटने से मौत हुआ है, यानी कि ये कत्ल ही है। अब उसके बाद पुलिस माँ से पूछती है कि ये बताइए स्नेहल का किसी से कोई मतलब दोस्ती वोस्ती, किसी कॉलेज के आदमी से या कुछ भी। तो माँ एक कहानी सुनाती है। माँ कहती है कि हिरेंद्र राठौर नाम का एक उसका लड़का है जो बॉयफ्रेंड था मेरी बेटी का, और मैं इसके बारे में जानती थी और वो स्नेहल मुझे बताती थी। अब माँ की बात पर पुलिस अब हिरेंद्र राठौर को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। वो कहता है कि एक हफ्ते से तो साहब मैं खुद उससे बात अच्छे से नहीं कर रहा था। मैं एक पार्टी में गया था जिसके वजह से ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये गुस्सा हो गई थी और हम लोगों में बातचीत कम हो रहा था। और 2 दिन से तो मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ चल रहा था, मेरे से उससे अच्छे से बात भी नहीं हुआ। 2 दिन से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं उसके घर भी आता जाता था, उसकी मम्मी को मालूम था। तो कल्पना को मालूम था जो उसकी माँ रहती है, लेकिन पिता को नहीं मालूम था। अब उसके बाद पुलिस अब इन लोगों से और भी लोगों से पूछताछ करती है। फिर बाद में पुलिस कहती है कि अब चारों ओर तो ढूंढ लिए, कातिल कोई मिल नहीं रहा है, सीसीटीवी कैमरा रहता नहीं है। अब 2007 में उतना मतलब हर जगह कैमरा वैमरा नहीं लगा था। घर में आके अगर कोई ऐसा मर्डर करे तो बाहर वाला कोई आने से पहले भाई 100 बार सोचेगा। वो भी घर के अंदर ही जाकर मर्डर कर रहा हो ना हो कोई अपना ही आदमी होगा या जानने वाला होगा। अब पुलिस घर का बैकग्राउंड, फैमिली वाले का बैकग्राउंड चेक करती है, तो पता चलता है जो पत्नी होती है, पति में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जो कल्पना और हिंदू राव गंवारे में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उन्हीं का एक रिश्तेदार रहता है जिसपे पति का आरोप रहता है कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके साथ में चलता है। इसके लिए हमेशा उससे झगड़ा हुआ करता था, जिसका नाम अनिल रहता है। और पति जो रहता है उस पर भी जो पहली बेटी रहती है जो लंदन में पढ़ाई किया करती थी, वो मारपीट का भी एक बार मुकदमा दर्ज कराई रहती है पुलिस स्टेशन में। तो ये सब चीज़ पता चलता है। उसके बाद अब पुलिस के सामने 2-3 थ्योरी रहती है कि कहीं ना कहीं पिता ही अपने बेटी का कत्ल कर दिया हो, क्योंकि अगर वो उसको मालूम था कि मेरी बेटी एक हिरेंद्र राठौर नाम के लड़के से बात करती है और मेरी बीवी भी दूसरे से बात करती है, मतलब शक था इसके लिए उसकी बीवी में उसमें झगड़ा हो रहा था, तो इसके वजह से गुस्से में उसने ऐसा कदम उठा लिया हो। और दूसरा थ्योरी ये रहता है कि माँ को कहीं ये चीज़ था कि मेरी बेटी मेरे बारे में जान गई है, अब वो पिता को बताएगी, या कुछ सोचा हो या कुछ सुना हो, तो इसके लिए माँ और उसका आशिक बॉयफ्रेंड अनिल, इसने मिलकर मार दिया हो। तो 2-3 थ्योरी रहता है पुलिस के सामने। एक तो इसमें पत्नी आ गई और उसका बॉयफ्रेंड अनिल आ गया, और एक में पति आ गया, और तीसरा जो रहता है वो बॉयफ्रेंड रहता ही है कि इसमें बातचीत नहीं हो रहा था, कहीं शादी का दबाव हो या प्यार मोहब्बत में अक्सर आप लोग देख रहे हैं कि कत्ल हो जा रहा हो। तो सब लोग पुलिस के रडार में थे। अब सब लोगों से पुलिस ने अच्छे से पूछताछ कर रहे थे, सब लोगों पे शक था। उसके बाद पुलिस ने पुलिस के जो अफसर रहते हैं, बड़े अफसर लोग कहते हैं कि अब सब लोगों का साइकोलॉजी टेस्ट कराया जाता है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाता है, जो झूठ पकड़ने की मशीन होती है। सब घर के जो माँ होती हैं, जो पिता होते हैं, जो उनका बॉयफ्रेंड होता है जिसको बोला जाता है, और जो बॉयफ्रेंड रहता है धीरेन्द्र, इन सबका पॉलीग्राफ होता है और साइकोलॉजी टेस्ट भी कराया जाता है। सब चीज़ होने के बाद जो पत्नी का बॉयफ्रेंड जिस पे झगड़ा हो रहा था, अनिल जिसका नाम था, उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है कि इसका कहीं ना कहीं हाथ पे नहीं है, सब चीज़ मतलब नॉर्मल आता है, ये इसमें नहीं है। माँ का भी रोल उसमें नहीं आता, माँ को भी क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन जो बॉयफ्रेंड रहता है इसको भी क्लीन चिट दे दिया गया रहता है, लेकिन 2 जगह है इस पे पुलिस को शक होता है। क्योंकि जब 2 बार पुलिस इससे पूछती है क्या तुम स्नेहल के कत्ल में शामिल थे, तुम्हें कुछ मालूम है, तो वो ना बोला। 2 बार उससे पूछा गया, जिसमें जो मशीन थी उसमें मतलब ये दिखा रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन और सब चीज़ सही था। और पुलिस जाके जो हिरेंद्र रहता है उसके ऑफिस में भी पूछताछ करती है कि उस दिन तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक तो अपने कंपनी में ऑफिस में काम कर रहा था, दफ्तर में, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। जब पुलिस जाती है तो 3 लोग कहते हैं कि हाँ ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक यहाँ था, और मर्डर हुआ था 12 या 4 बजे के बीच में हुआ था, दोपहर के टाइम में। लेकिन उस दिन का जो अटेंशन
रजिस्टर रहता है, जब मतलब आदमी जाता है तो साइन करता है, टाइमिंग लिखता है, वो चीज़ गायब रहता है। पुलिस को इस चीज़ पर भी शक रहता है कि क्यों उसी दिन का गायब है, और इधर ये 2 बार ना बोलता है, लेकिन फिर और सब चीज़ में क्लियर रहता है, तो पुलिस उसको भी साइड हटाती है। और पिता जो रहते हैं, पिता से भी पॉलीग्राफ और हर एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो पिता जो चीज़ बताते हैं वो सही भी लगता है पुलिस को और गलत भी लगता है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं रहता है। अब एक अटेंशन के रजिस्टर पे आप बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर नहीं सकते, फिर भी पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल करती है और कुछ भी पुलिस को सबूत नहीं मिलती है। उसी 2007 में जो बॉयफ्रेंड रहता है वो यूएस पढ़ाई करने चला जाता है, क्योंकि मर्डर से पहले जो मतलब मर्डर हुआ रहता है ये स्नेहल का, इससे पहले ही वो अपनी पढ़ाई के लिए सब चीज़ पैसे उसे फीस जमा कर दिया रहता है। अब वो चला जाता है अब वहाँ पे पढ़ने, और पुलिस इधर जांच कर रही होती है। फिर पुलिस बीच में कल्याण कोर्ट में जाके एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है और कहती है कि स्नेहल मर्डर केस में कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है, कोई भी गवाह नहीं मिल रहा है, तो इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा क्यों करना, आप लोग अच्छे से जांच कीजिए, देखिए कुछ नया निकलेगा, कुछ सबूत मिलेगा, अब जांच करते रहिए ना। उसके बाद पुलिस अब जांच कर रही होती है। अब बात 2007 से 2010 आ जाता है। जो बॉयफ्रेंड धीरेन्द्र रहता है, हिरेन, वो वापस इंडिया आता है जब उसके पिताजी का मौत हो जाता है। और आने के बाद वो खुद जाके कल्याण कोर्ट में कहता है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, और आप लोग को अगर मेरे पर शक है तो मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ भाई, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो खुद अर्जी लगाता है। फिर कोर्ट बाद में पुलिस को भी कहती है, लेकिन बाद में जो पुलिस होता है वो पुलिस वाले लोग 20 अप्रैल 2010 को शायद इस हिरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती हैं, उस अटेंशन रजिस्टर की वजह से कि उस दिन था नहीं और तुम्हें स्नेहल कत्ल में हम लोग अरेस्ट करते हैं। पुलिस लेके चली जाती है, 6-7 दिन बाद कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट में से फिर उसको सजा हो जाती है, 1 महीना जेल में रहता है। लेकिन पुलिस के पास भी उतना शिकायत मतलब सबूत नहीं रहता है कि उसको ज़्यादा दिन जेल में रख सकता है। फिर उसके बाद जो बॉयफ्रेंड हिरेंद्र रहता है उसको बेल मिल जाता है मई में, यानी कि 1 महीना वो जेल में रहता है। और उसके बाद जब पुलिस कहती है कि तुम्हारा नार्को टेस्ट कराएंगे हम लोग, तब ये जाके कोर्ट से अपना जो एप्लीकेशन रहता है वापस लेता है। यानी कि नार्को टेस्ट उसी का होगा जो अपने मर्जी से तैयार होगा, उसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। पहले तो तैयार था, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, तो भाई आप सोच सकते डायरेक्ट वो गुस्सा हो गया और उसके बाद उसने एप्लीकेशन ले लिया। और कोर्ट ने खुद कहा है कि आप लोग सबूत देखिए, जांच कीजिए, हो ना हो कभी ना कभी कोई सबूत मिल जाएगा। तो ये केस आज भी अनसुलझा है। सोच सकते 2007 से लेकर अभी 2025 चल रहा है और अभी भी ये केस अनसुलझा है। मैं भी दूसरों का ही कॉपी करता हूँ, अपने तरीके से बताता हूँ। एक क्राइम तक पे एक शम्स ताहिर साहब हैं जो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, क्राइम की सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हीं का वीडियो मैं भी देखता हूँ। और बहुत से ऐसी चीज़ें जो हमारे रियल लाइफ में आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली बॉम्बे में उत्तर प्रदेश में होता, तो वो सब भी मैं लिखता हूँ, सुनाता हूँ। और जब नहीं कुछ मिलता है तो शम्स ताहिर साहब का भी कोई चीज़ रहता है, मैं लिखता हूँ और अपने तरीके से सुनाता हूँ। तो उनसे भी हाथ जोड़ कर विनती है, अगर कभी हमारी वीडियो देखे या उनके टीम मेंबर तो प्लीज़ स्ट्राइक नहीं मारे। फिर भी मेरे को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, कई साल से मेहनत करता हूँ, कभी 1 रुपये भी नहीं आया। फिर भी आदमी मेहनत करते रहता है, आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, और कामयाब नहीं होंगे तो क्या कुछ जाएगा भी नहीं, क्योंकि टाइम ही जा रहा है ना। और टाइम तो वैसे सब लोगों का जा रहा है, जो लोग रील देख रहे हैं, जो लोग टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा हूँ। तो देखिए उस केस का अभी तक अनसुलझा है, और केस जब भी सुलझेगा तो मैं आप लोगों को कहानी जरूर बताऊंगा उसमें असली कातिल कौन था। लेकिन पुलिस के रडार पर 4 लोग अभी भी है, और देखिए केस कब सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, या पुलिस वैसे जांच करती रहेगी। लेकिन फिलहाल उस केस को उठा के क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है कि अब क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी। तो देखिए कब कितने साल और लगेंगे, क्या इस केस का मिस्ट्री सुलझ पाएगा, क्या वो केस का जो मेन कातिल है वो पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा जाएगा तो मैं आप लोगों की कहानी जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा ये कहानी में, और अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।